नमस्कार, आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। तो सबसे पहले उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी आज बहराइच के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। वहीं कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसी के साथ आज कनाडा के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई होगी और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। आज विदेश मंत्री आज से इस्लामाबाद के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। तो ये कुछ तमाम खबरें हैं जो हम आज आधे घंटे आज का एजेंडा में इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक की परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। तो अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 30 सितंबर को हुई थी, जिसमें सीजीआई की बेंच ने नेशनल टास्क फोर्स से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आपको बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। तो वहीं इसी मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने व अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर का आमरण अनशन 11वें दिन भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबियत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवाओं से दूर रहने का फैसला किया है। इसके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर हैं। ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सोमवार को डॉक्टर्स और मुख्य सचिव की वार्ता बिना नतीजे के समाप्त हुई। ममता सरकार आज राज्य में दुर्गा कार्निवल आयोजित कर रही है। इस पर जूनियर डॉक्टरों ने संयुक्त बयान के माध्यम से एक नाजुक समय पर कार्निवल आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर निराशा जताई। तो इस खबर पर मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल मनोज पंत ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। Representatives of the Doctors Association, whom we had invited for discussion in view of the hunger strike by the junior doctors, represent some of the junior doctors. We had a detailed discussion of about 2.5 hours. They raised various concerns and issues which have been noted down. Regarding the demands of the junior doctors, we discussed in detail. Out of 10 demands, 7 demands have been already met and the work is in progress, which they, I'm sure, will appreciate. तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत जी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत जी, आज कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग रखेंगे। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए वर्षा, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। एक तो पूरे देश में एक भूख हड़ताल पे है डॉक्टर 12 घंटे के लिए। दूसरी बात है कि कोलकाता में जो डॉक्टर भूख हड़ताल पर है उनका तबीयत बिगड़ता जा रहा है। जैसे आपने बताई कि 5 डॉक्टर 4 कोलकाता में और 1 सिलीगुड़ी में ये अस्पताल में भर्ती हो गया है, और बाकी जो लोग हैं उनका भी तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसा अगर चलते रहे तो इसके बाद दूसरा बैच भी तैयार है जो भूख हड़ताल में बैठेंगे। मतलब डॉक्टर की तरफ से एकदम साफ कर दिया गया, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो चाहे वो सीनियर डॉक्टर हो, कि जो सुरक्षा की मांग किया गया है। देखिए न्याय विचार की, इनका कहना है कि न्याय विचार की जो मांगे हैं पीड़िता के लिए, उसके बारे में सीबीआई और अदालत अपने काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो करना जरूरी था वो नहीं हुआ पिछले करीब 65 दिनों में। और इसीलिए सारे की सारी दबाव
प्रदेश सरकार के ऊपर है कि जितने सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज या बाकी निजी मेडिकल कॉलेज है, हर जगह पे सुरक्षा निश्चित करे और जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको हटाया जाए अपने पद से। ये जो सारे मांगे हैं, ये मांगे, इनका कहना है कि सिर्फ जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए नहीं है, ये मरीजों के लिए भी काफी जरूरी है। तो ये स्थिति ऐसा पैदा हो गया है कि जब तक प्रदेश की सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं, सिर्फ पेपर पे नहीं हकीकत में उठाते हैं, तब तक ये जो गतिरोध है ये गतिरोध जारी रहेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है बरखा जी। प्रसेनजीत जी, 11 दिन हो गए हैं जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और अब आईएमए के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने दुर्गा कार्निवल का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ डॉक्टर अनशन पे बैठे हुए हैं, वहीं दुर्गा कार्निवल का आयोजन हो रहा है? जी बरखा, मैं बताऊं कि आज के दिन कोलकाता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है या बंगाल के लिए। देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो ये जो दुर्गा कार्निवल है, ये ठीक है, मान लेते हैं कि दुर्गा पूजा अब यूनेस्को के हिसाब से एक इंटेंजिबल हेरिटेज है हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए कुछ भी करना ठीक रहता है। लेकिन ऐसी माहौल में जहाँ पे हर माँ बाप सोचने लगे हैं कि अब वो जो पीड़िता डॉक्टर थी वो सबका अपना बेटी हो गए पूरे देश में, इस समय पे ये करना जरूरी था या नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर की तरफ से आज ह्यूमन चेन बनाया जाएगा, कुछ सिटीजन की तरफ से आज एक दूसरा कार्निवल जिसको बताया जा रहा है कि द्रोह कार्निवल, मतलब इस पूजा कार्निवल के खिलाफ, और बीजेपी की तरफ से बिना फ्लैग के एक एजिटेशन बुलाया गया है। तो सब कुछ मिला के एक ऐसी स्थिति है। ऊपर से आज सुबह कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो जगह है सेंट्रल कोलकाता की, जिसे एस्प्लेनेड कहते हैं, जहाँ पे ये सब कुछ धरना प्रदर्शन ये सब कुछ किया जाता है और वहीं पे भूख हड़ताल जारी है, तो वहां पे धारा 163 बीएनसी का लगा दिया गया। तो मतलब एक पूरे आर पार की स्थिति है, एक दूसरे की सामने है। सरकार अपने दुर्गा कार्निवल को सफल करने के लिए वहां पे लाखों लोगों को लाने के लिए अपने समर्थकों को पूरी तरह से ताकत लगा दिया है पुलिस थाने के थ्रू, और उस दूसरे तरफ जो आंदोलनकारी है या समाज के लोग हैं वो भी अपने जो कार्य सूची है इसमें डटे हुए हैं। तो एक ऐसी स्थिति है बरखा जी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बहराइच में उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार से बात की। एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बहसी विधायक सुरेश्वर सिंह मृतक के परिवार के सदस्यों को लेकर लखनऊ आएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंसा के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। बता दें कि हिंसा में बहराइच निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद बहराइच में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा और कई क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। तो बहराइच में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने बवाल मचा दिया था बहराइच में, और जिसके बाद एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। तो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने, वहीं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। घटना घटित हुई है। योगी सरकार के बारे में आप जानते हैं, ढूंढ करके जैसे दोषी लोग हैं निकाल के
ठीक किए जाते हैं। तब इस घटना में भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे लगता है उससे आने वाले समय में तार और ज्यादा जुड़ेंगे और जो जुड़ते चले जाएंगे और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वो बचने वाले नहीं हैं। देखिए, इस पे तो इस पर विपक्ष में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। चलिए सुनवाते हैं आपको। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है। क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रही है? देखिए, जो दुर्गा पूजा के समय की घटना है उसकी प्रतिक्रिया जरूर आई है। जब उसकी डेड बॉडी यहाँ आई है तो 5-6 हजार लोग उनके दरवाजे थे। और ये जो इलाका है, जो बहराइच के इलाके को लोग जानते हैं, तो दोनों जो संप्रदाय हैं, दोनों धर्मों के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में, लगभग बराबरी की स्थिति में कई जगह है, कहीं जगह ज्यादा हो जाते हैं कई कस्बों में, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी बड़ी हिंदू आबादी रहती। तो ये जो जहाँ के रामगोपाल मिश्रा जी हो, बड़ी हिंदू आबादी का गाँव, बड़ी ग्राम सभा है। और उसके बगल में ये कस्बा लगता है महाराजगंज, जहां महाराजगंज पे ये हिंसा हुई है। उसके बाद भी उस लड़के को जिस तरीके से हत्या की, उससे लोग नाराज थे। उनको लगता कि धर्म, भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को मानने वाले लोगों को सड़क पर अपने डीजे के साथ, खुशी के साथ कोई इजहार करने की स्थितियां नहीं है क्या इस देश में, उसको लेकर के थोड़ी नाराजगी थी, जिस तरह उसकी हत्या की गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत इसकी रिकवरी की, उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई। यहाँ भारी फोर्स लगाया गया, आला अधिकारियों के यहाँ उतार दिया गया। यहाँ तक कि जो एडीजी एलओ हैं खुद मौके पर पिस्टल लेते हुए दिखे कि किसी तरीके से चीजें रुकनी चाहिए। लेकिन तब भी बहुत सारी चीजें क्रिया और प्रतिक्रिया के स्वरूप हो गई। ये जहां हम हीरो एजेंसी थी, जहां हम खड़े हैं, अभी भी इसमें आग जल रही है। कई गाड़ियां, जो नई गाड़ियां रखी थी, जो नवरात्र के समय में होता क्या है कि बिक्री ज्यादा होती, तो ये व्यवस्था की गई, तो अभी भी आग जल रही है, धुआं निकल रहा है। जहां जहां आग लगाई गई, आगे लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, इसमें भी अभी आग जल रही, लकड़ी के जो सामान रखे थे वो जल रहे हैं। तो जाहिर है ये आग बुझनी चाहिए, ये आग सुलगनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों समुदायों के लोग जब एक साथ मिलेंगे तभी व्यवसाय बढ़ेगा, तभी बेहतर स्थितियां होंगी, क्षेत्र की भी, देश की भी, समाज की भी। जो राजनीतिक रूप से जो लोग रोटियां सेक रहे हैं, उनसे भी यहाँ के लोग निवेदन कर रहे हैं कि राजनीति इस पर ना करें। ये घटना है जो घटित हो गई है, इसके बाद अभी तक शांति है, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ तैनात हैं कि कोई अप्रिय घटना इसके बाद न होने पाए। बरखा जी, रामेन जी, इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, क्या उसका पोस्टमार्टम हो गया और क्या उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आई है? देखिए, पोस्टमार्टम हो चुका है बरखा, कल ही पोस्टमार्टम हो गया, क्रीमेशन उसका हो गया। उसको गोली मारी गई थी, चाकू के निशान है, कुछ चाकू भी मारे गए थे। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मूल बातें आई तो ये हैं। और उसके बाद विधायक के
सहानुभूतिपूर्वक विधायक ने उन परिवार वालों से मुलाकात की, उसके बाद क्रिमेशन हुआ। चूंकि लोग बहुत गुस्से में थे, किसी की हत्या कर दी जाए सामान्य घटना नहीं, कोई धार्मिक अपने कार्यक्रमों में भाग लेने जाए उसकी हत्या कर दी जाए सामान्य घटना नहीं है। ये उन लोगों का एग्रेसिवनेस है कि किस तरीके से एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और अपने दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जाता है। तो ये तमाम चुनौतियां थी। क्रिमेशन हो चुका है, शांति है। मुख्यमंत्री से मिलने उनका परिवार विधायक के साथ जा रहा है लखनऊ। जाहिर है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा, लेकिन जो दंगाई हैं, जिन लोगों ने उत्पात मचाया है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम ये तय है जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। बरखा जी, रामीन जी, इंटरनेट सेवाएं कब तक बंद रहेंगी, इस पर क्या अपडेट है? रामीन जी, बहराइच में इंटरनेट सेवाओं कब तक बंद रहेंगी, इस पर क्या अपडेट है? रामीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मिल रही बरखा। रामीन जी, बहराइच में इंटरनेट सेवाओं का क्या हाल है, कब तक वो बंद रहेंगी? देखिए, इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद की गई हैं। उम्मीद है कि कल 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास तक इंटरनेट सेवाएं खुल जाएंगी। हो सकता है कि सुबह से खुल जाएं। जिस तरीके से हालात यहाँ सामान्य हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि इंटरनेट सेवाएं जल्दी ही बहाल की जाएंगी। लेकिन 48 घंटे के लिए बंद की गई थी, तो कल 1:30 बजे तक उम्मीद की जानी चाहिए कि इंटरनेट सेवा बंद हो जाए। और इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण बहुत चुनौतियां, हमारा नेटवर्क लगभग शून्य, अगर ये लाइव के थ्रू न जुड़े तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिस के लोगों ने बताया कि साहब ड्यूटी भी हमारी अब उसी से नेट के थ्रू लगती थी। तो तमाम चुनौतियां हैं पुलिस प्रशासन के लिए भी, सामान्य के लिए है। लेकिन कोई अफवाह ना फैले, कोई इस तरीके की परिस्थितियां ना हो कि इंटरनेट खुलने के बाद कोई अफवाह फैले और उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसलिए उसको बंद किया गया। उम्मीद है कि कल हर हालत में इंटरनेट सेवा। रामीन जी, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह भी जुड़ चुके हैं। विकास सिंह जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मृतक के परिवार वाले मिलेंगे, साथ ही मेहसी विधायक की भी मुलाकात होगी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पीड़ित परिवार आज आ रहा है। ये तकरीबन 11 से 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा, जहां पर मुख्यमंत्री उनसे जानेंगे कि ये पूरी घटना पर, उनसे उनका दर्द भी जानेंगे, उनका दुख भी बांटेंगे और इस मामले पर क्या कुछ आगे कार्रवाई तय करनी है, इस पर ये कहा जा रहा है कि आज तो एडीजी एलो अमिताभ जो वहाँ कैंप करेंगे, उसके बाद जब वो लौट के आएंगे तो हो सकता है अपनी रिपोर्ट में कई बातें बताएं, तो तमाम सारे जो और कुछ कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। ये संभवतः अभी माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिलहाल 12 पीएससी कंपनी, 2 सीआरपीएफ और एक आरएएफ कंपनी वहाँ पर तैनात की गई है। वहाँ के पर हालात ऐसे थे, वहाँ पर उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही स्थिति पर नियंत्रण हो सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और एसीएस होम से जब बातचीत की, उसके बाद एडीजी एलो और होम सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद स्थिति वहां पर जाकर नॉर्मल हुई, नियंत्रण में हुई। उसके बाद फिलहाल इंटरनेट सेवाएं वहां पर रोक दी गई, जो 16 तारीख तक रोके जाने की बात कही जा रही है। वहां पर सेवाएं बाधित रहेंगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वहां पर इंटरनेट सेवा बहाल की जाए या न की जाए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तनाव व्याप्त था लोगों में इस घटना के बाद, उसमें एक बड़ी भूमिका होती है इंटरनेट की। तमाम सारी सोशल साइट ऐसी होती हैं, वहां पर भड़काऊ बातें भी पोस्ट कर दी जाती है, जिससे लोग उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई और खासतौर से जिन लोगों ने जो कार्रवाई की है, पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, उन लोगों पर भी एक्शन लेगी, क्योंकि वो जांच के दायरे में। जिन लोगों ने ऐसे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी लोगों को हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। टीमें गठित की गई हैं जो इस घटना में दोषी हैं, संलिप्त हैं, उनके पकड़े जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। घटना का मुख्य आरोपी और सह आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और अन्य लोग इस घटना में जो शामिल हैं उनके पकड़े जाने के लिए कार्रवाई पुलिस कर रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे इस घटना की पूरी घटना के बारे में, स्थिति जानेंगे और निश्चित रूप से तकरीबन 11:30 बजे जी। रामीन जी, विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज
का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान बताया जाएगा कि चुनाव कितने चरणों में होगा और चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार है, तो वहीं झारखंड में झामुमो की सरकार है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दल रणनीतियां बनाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब देते हुए कड़े फैसले लिए हैं। भारत ने न सिर्फ ट्रूडो सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है, बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कनाडा से अपने उच्चायुक्त, राजनयिकों और अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने यह कार्रवाई की है। कनाडा को स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है कि भारतीय राजनयिकों एवं अधिकारियों को निराधार तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता संतोष चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, अब तक देखा गया है कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध बहुत अच्छे रहे, तो ये अचानक से ये कड़वाहट कैसे आ गई? बरखा, इसके पीछे एक लंबी कहानी। वैसे तो भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो आजादी के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे, बड़ा व्यापार भी होता रहा है। लेकिन 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है और जिस तरीके से कनाडाई जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर आरोप लगाते रहे, भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाते रहे कि नहीं उस हत्या में उसका हाथ है, तब से लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने 2023 में भी देखा कि जब ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तो 31 से ज्यादा जो राजनयिक है, सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी है, उनको भारत ने वापस बुला लिया था। और कनाडा से जो कनाडा के रहने वाले यहाँ के लोग हैं, राजनयिक है, उनको भी वापस भेज दिया था। लेकिन एक बार फिर जब कनाडा से एक चिट्ठी आती है और उसमें कहा जाता है कि नहीं, वहां के जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत है, जो राजनयिक है, उनकी हरदीप सिंह निज्जर वाले मामले में हाथ है, तब भारत जो है कड़ा एक्शन लेता है और 6 से ज्यादा राजनयिक बाहर वहां भेज दिए जाते हैं और 19 अक्टूबर तक की कहा जा सकता है कि समय सीमा भी दी जाती है। इसके साथ साथ जो भारत के राजदूत है संजय वर्मा, उनको भी तत्काल प्रभाव से भारत सरकार बुला लेती है। अगर हम भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो लगभग कनाडा की आबादी लगभग 3 करोड़ 90 लाख के आसपास है, जिसमें से 18 लाख जो है वो भारतीय हैं और उसमें से भी 7 लाख से ज्यादा पंजाब से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी जब कनाडा की बात आती है तो हम सभी कहते हैं कि कनाडा में एक मिनी पंजाब बसता है। 2022 के आंकड़ों की हम बात करें बरखा, तो 2022 में
2.5 लाख से ज्यादा वीजा अप्रूव किए गए हैं कनाडा के लिए, जिसमें से 1,80,000 वीजा सिर्फ एजुकेशन से जुड़े लोग रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या छात्रों के, खासतौर से जो पंजाब के छात्र हैं, पंजाब के जो स्टूडेंट हैं, वो कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो स्वाभाविक बात है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में अगर कुछ भी दूरियां आती हैं तो इसका असर जो है व्यापार पर भी पड़ेगा। 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 2022 में $8 बिलियन से ज्यादा व्यापार भारत और कनाडा के बीच में होता रहा है। तो 2 सेक्टर है जिसमें बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो इमिग्रेशन का मतलब जो वीजा दिए जाएंगे कनाडा में जाने वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को, और दूसरा जो है एजुकेशन भारत के कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारत के विद्यार्थियों का बड़ा हाथ है। तो इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जो रिश्ते हैं, रिश्तों में ज्यादा खटास ना है। लेकिन 2023 की घटना के बाद हरदीप सिंह निज्जर जो आतंकी है, और सबसे बड़ा सवाल है जस्टिन ट्रूडो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की खिलाफत करते रहे, और ये हरदीप सिंह निज्जर वो खालिस्तान व्यक्ति था जो भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात करता था, जो भारत के तोड़ने की बात करता था, जो भारत में अलगाववाद की बात करता था। जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में कई ऐसे सांसद हैं जो खालिस्तान के समर्थन करते हैं, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन भारत ने कड़ा एक्शन लिया है, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि और क्या कुछ हो सकता है। बरखा जी संतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजधानी इस्लामाबाद में भारत के एससीओ सदस्य होने के नाते शंघाई सहयोग संगठन के देशों की समिट में हिस्सा लेंगे। एससीओ समिट की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ने अगस्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री के बजाय विदेश मंत्री समिट में शामिल होंगे। जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 8 देशों के प्रतिनिधि भी इस समिट में शामिल होंगे। इससे मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले करीब 9 वर्षों बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान पहुंचेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान के माध्यम से कहा था कि उनके पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेना है। तो बात करते हैं लखीमपुर थप्पड़ कांड की। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। योगेश वर्मा ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ 37 विधायक भी थे। विधायक ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। सीएम योगी ने विधायक को कार्रवाई का भरोसा दिया। थोड़ी देर बाद भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले 4 भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा विधायक योगेश। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को नई सरकार का गठन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी गई सरकार वापस आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने का न्योता दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से मिले आमंत्रण पत्र को उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। पिछले हफ्ते हुई गठबंधन की बैठक में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस, सीपीएम व आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 55 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।